हे गाइस, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। मैं जय सेना और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। अभी हाल ही में CGPSC ने एक पोस्ट जारी की है छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट रेंजर के लिए। तो उसमें पर्यावरण के 2 टॉपिक सिलेबस में ऐड किए हुए हैं। पहला एक तो होता जैव विविधता एवं उसके संरक्षण, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण। तो आज हम इस वीडियो में पहले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। सबसे पहले हम देखते हैं जैव विविधता की परिभाषा क्या होती है। जैव विविधता सामान्य शब्दों में जैव विविधता से आशा किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के जंतुओं तथा पौधों की संख्या और उनकी विविधता से है। जैव विविधता के अंतर्गत न सिर्फ एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता सम्मिलित की जाती है, बल्कि विभिन्न प्रजातियों के मध्य अंतर और पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य तुलनात्मक विविधता की जाती है। तो ये बेसिकली कह रहा है कि ये एक परितंत्र है या फिर एक क्षेत्र है जिसमें कई सारे जीव हैं तथा बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तथा उनमें कुछ बहुत सारे सूक्ष्म जीवों हैं। तो इस प्रकार से जो विभिन्न किसी एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के बारे में जब हम विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम जैव विविधता कहते हैं। अर्थात किसी परितंत्र के विभिन्न प्रजातियों की विविधता के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसे हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के अत्यधिक होने के 2 रीज़न है। पहला, वहाँ उच्च वर्षा होनी चाहिए, मतलब ज़्यादातर वर्षा वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, उच्च तापमान होना चाहिए, अर्थात तापमान भी वहाँ अच्छी खासी होनी चाहिए। दूसरा, जैव विविधता जो है बेसिकली जीवी विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म है। तो जीवी विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को पहली बार नाम लवज जैन ने दिया था। लवज जैन नामक एक विद्वान है, उन्होंने दिया था। फिर जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया। अर्थात जैव विविधता का प्रचलन एडवर्ड विल्सन ने किया है। लेकिन कभी दिन एग्जाम ऑफ व्यू से पूछे कि जैव विविधता का पहली बार प्रतिपादन किसने किया था, तो WG रोजेन ने जैव विविधता का प्रतिपादन 1985 में पहली बार किया था। एग्जाम में पूछा गया कि जैव विविधता पहली बार प्रतिपादन किसने किया था, जो WG रोजेन टिक कीजिएगा। यदि जैव विविधता का प्रचलन किसने किया है ऐसा पूछा तो एडवर्ड विल्सन द्वारा प्रचलन किया गया। अब हम जैव विविधता के स्तर देखेंगे तो जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। पहला, अनुवांशिकीय जैव विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा, प्रजातीय जैव विविधता, स्पेसीज डाइवर्सिटी। तीसरा, पारिस्थितिकीय जैव विविधता, इको डाइवर्सिटी। इमेज में दिखाया गया है। पहला ये है हमारा अनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा प्रजातीय जैव विविधता तथा तीसरा इको पारिस्थितिकीय जैव विविधता। अब हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि इनके स्तर कैसे हैं, किस प्रकार से जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला है हमारा अनुवांशिक जैव विविधता। अनुवांशिक जैव विविधता का आशय किसी विशिष्ट प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न आनुवांशिक लक्षणों की उपस्थिति होने अथवा किसी एक प्रजाति में उपस्थित जीन विविधता से है। ये कहना चाह रहा है कि किसी परितंत्र में किसी विशिष्ट प्रजाति, मान लीजिए मानव को ही लेते हैं, तो इनके जो जेनेटिक में परिवर्तन के कारण इनके कद, कलर, सब चीज़ों में चेंजेस रहती हैं। तो उनकी जेनेटिक में जो परिवर्तन के कारण इनकी प्रजातियों में जो भिन्नता आ रही है, जब इसकी अध्ययन करते हैं तो उसे अनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। मानव अनुवांशिक रूप से होमोसेपियस प्रजाति से संबंधित था। इनमें कद, रंग और शारीरिक रूप आदि लक्षणों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, उसके कारण अनुवांशिक विविधता है। विश्व में सबसे ज़्यादा अनुवांशिक विविधता पाए जाने वाले में तितली है, जिनकी कई सारी उपजातियाँ पाई जाती हैं। तो विश्व में तितली की सबसे ज़्यादा उपजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी अनुवांशिक के कारण ही इनके विविधता पाई जाती है उपजातियों में। दूसरा पढ़ेंगे प्रजातीय जैव विविधता। तो प्रजातीय जैव विविधता से आशय किसी क्षेत्र या सुनिश्चित परितंत्र में विभिन्न प्रजातियों के जंतु एवं पौधों की उपस्थिति से है। प्रजातीय विविधता को निम्न प्रकार से मापा जा सकता है। तो बेसिकली प्रजातीय विविधता का कह रहा है कि ये कोई परितंत्र है, इसमें मान लीजिए खरगोश है, हिरण है, शेर है, फिर कई सारे पेड़ पौधे हैं तथा इनमें कई सारे सूक्ष्म जीव हैं। तो जब हम इन प्रजातियों की संपूर्ण प्रजाति, मतलब ये सभी एक परितंत्र में सभी प्रजातियों की जब हम विविधता का अध्ययन करेंगे तो उसे हम प्रजातीय विविधता कहते हैं। अर्थात इसमें एक प्रजाति अलग है, दूसरी प्रजाति अलग है, एक प्रजाति ये अलग है, ये अलग है, सब। तो जब हम एक परितंत्र के विभिन्न प्रजातियों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। विविध प्रकार की प्रजातियों की उपस्थिति से उनके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों में बढ़ोतरी होती है। अर्थात बेसिकली जितनी ज़्यादा प्रजाति विविधता होगी ना, उतनी ज़्यादा हमें लाभ प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि यदि हम किसी इमारती लकड़ी को हम लगाते हैं तो उससे सिर्फ इमारती लकड़ी प्राप्त होंगे, हम उससे अच्छी खासी हमें आमदनी होगी। लेकिन यदि हम उसकी जगह में
विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं प्राणियों से लकड़ी, चारा, गोंज, रेदिन तथा औषधियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जितनी ज़्यादा प्रजातीय विविधता होगी उतनी ज़्यादा वो हमारे लिए लाभदायक होगी। तीसरा, पारिस्थितिकीय जैव विविधता। पारिस्थितिकीय जैव विविधता अलग अलग परितंत्रों में स्थित प्रजातियों में व्यापक भिन्नता और प्रत्येक प्रकार के परितंत्रों में होने वाली परितंत्र तथा आवास स्थानों की भिन्नता ही परितंत्रीय विविधता या पारिस्थितिकीय विविधता कहा है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि ये हमारा प्यारा भारत है, तो ये वाला सॉरी इमेज इतना खास नहीं बना है पर एडजस्ट कीजिएगा। ये हमारा प्यारा भारत है, ये वाला हिमालय वाला एरिया है, ये वाला राजस्थान जो रेगिस्तानी एरिया है, तथा ये पश्चिमी घाट है जहाँ अधिक वर्षा होती है, तथा ये मैदानी क्षेत्र है, तथा ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र है। तो जब हम सभी क्षेत्रों के विविधता के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, अर्थात मरुस्थलीय, पहाड़ीय, मैदानी, प्रायद्वीपीय तथा पूर्वी हिमालय, इन सब के बारे में जब हम एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसे हम पारिस्थितिकीय जैव विविधता कहते हैं। अर्थात किसी परितंत्र के हम पूरे संपूर्ण प्रजातियों का अध्ययन करते हैं, तब उसे हम पारिस्थितिकीय जैव विविधता कहते हैं। तो इसके 3 स्तर हो गए। पहला था आनुवंशिकीय जैव विविधता, दूसरा था प्रजातीय जैव विविधता तथा तीसरा पारिस्थितिकीय जैव विविधता। जैव विविधता का स्वरूप। जैव विविधता का वर्तमान स्वरूप 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम रहा है। वैश्विक स्तर पर प्रजातियों की संख्या 2 मिलियन से 100 मिलियन के बीच विभिन्न स्थानों पर अलग अलग है, लेकिन अभी तक बेसिकली 10 मिलियन प्रजातियों की ही पहचान की जा चुकी है। तो सामान्य रूप से जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, प्रजाति विविधता कम होती जाती है। कुछ पौधों को छोड़ दें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण या ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रजातियों का आश्रय स्थल है। ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री में हमारा कर्क रेखा है तथा नीचे साइड 23.5 डिग्री में मकर रेखा है। तो जैसे ही हम इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों में जाते हैं तो विविधता में कमी आती है। तो इसके बेसिकली 2 रीज़न है। पहला तो हिमयुग का प्रभाव ध्रुवों में अधिक रहा है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हिमयुग का प्रभाव कम रहा है। फिर एक रीज़न और ले सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है तथा यहाँ सौर ऊर्जा ध्रुव में सौर ऊर्जा की मात्रा में कमी होती है, इतना ज़्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकता। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा अधिक होने के कारण प्राथमिक जो उत्पादकता है वो जल्दी ग्रोथ कर पाते हैं। यहाँ प्राथमिक उत्पादकता उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं जितना यहाँ होती है। तो 2 रीज़न हो गए। पहला कि हिमयुग का प्रभाव यहाँ ज़्यादा रहा है, दूसरा यहाँ तापमान मतलब उच्च रहता है। जैव विविधता का मापन। जैव विविधता का मापन हम बेसिकली 2 प्रकार से करते हैं। पहला तो एक प्रचुरता के माध्यम से और एक एकरूपता के माध्यम से। तो एग्जाम ऑफ व्यू के लिए प्रचुरता के माध्यम से जो हम मापन करते हैं वही इंपॉर्टेंट है। एकरूपता के आधार पर जिसे हम मापते हैं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। तो प्रचुरता विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या की गणना ही प्रचुरता है। तो प्रजातीय प्रचुरता के अंतर्गत हम 3 प्रकार से विविधता का मापन करते हैं। उसमें पहला है विविधता, दूसरा बीटा विविधता, तीसरा गामा विविधता। इस लेक्चर का PDF यदि आपको प्राप्त करना हो तो ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इस पर आप फॉलो करके PDF ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अल्फा विविधता। अल्फा विविधता से आशा एक क्षेत्र विशेष समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जीवों के ऐसे समूह से है जो एक ही पर्यावरण के अंतर्गत निवास कर रहे हैं या एक समान स्रोतों के लिए पारस्परिक क्रिया अथवा प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसकी माप पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद प्रजातियों की गणना से की जाती है। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जब कोई परितंत्र, मान लीजिए एक परितंत्र है, तो इसमें एक ही प्रजाति के जीवों की जो विविधता है जिसको हम मान लीजिए गिन सकते हैं, मतलब एक परितंत्र की हम प्रजातियों की जब विविधता को गिन सकते हैं, मतलब इतनी प्रजातियां हैं कि फिक्स गिन सकते हैं कि जैसे कि हम 7 प्रजाति है, तो ऐसे यदि हम गिन सकते हैं तो उसे हम अल्फा विविधता द्वारा उसका मापन करते हैं। इसीलिए इसे हेड काउंट मेथड भी कहा जाता है, अर्थात सिर देखकर जो गिन लेते हैं उसे हम हेड काउंट मेथड कहते हैं। तो अल्फा विविधता द्वारा किसी क्षेत्र में कितनी प्रजाति है जिसका हम गणना कर सकते हैं तो उसे अल्फा विविधता द्वारा मापन करते हैं। दूसरा है बीटा विविधता। तो बीटा विविधता को तो हम
जैव विविधता की ढाल कहते हैं। बीटा विविधता पारिस्थितिक तंत्र के मध्य प्रजाति विविधता है। इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य अद्वितीय वर्गों की संख्या की तुलना की जाती है। पारिस्थितिक तंत्र के भीतर या तंत्रों के बीच जैव विविधता में होने वाले परिवर्तन का वर्णन बीटा विविधता कहलाता है। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए एक परितंत्र ये है, दूसरा परितंत्र ये है, तो यहाँ 3 प्रकार की प्रजाति पाई गई तथा यहाँ 4 प्रकार की प्रजाति पाई गई। 2 परितंत्र हैं, ये पहला परितंत्र था हमारा, ये दूसरा परितंत्र है। तो इसमें 3 प्रकार प्रजाति हैं, इसमें 4 प्रकार की प्रजाति हैं। अर्थात जब हम पहले परितंत्र से दूसरे परितंत्र में जा रहे हैं तो जो प्रजातियों में भिन्नता हमें मिल रही है, तो इन दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ जाने के बाद यहाँ कितनी ज़्यादा प्रजातियों में भिन्नता मिल रही, इसे ही हम बीटा विविधता द्वारा मापन करते हैं, इसे बीटा विविधता कहते हैं। अतः यह पारिस्थितिक तंत्र के मध्य प्रजाति विविधता है। इसमें उन प्रजातियों की संख्या की तुलना की जाती है जो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। बीटा विविधता उच्च प्राप्त होने का अर्थ है विभिन्न आवासों की प्रजातियों संगठन में कम समानता। तीसरा हम पढ़ेंगे गामा विविधता। तो गामा विविधता एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए समग्र विविधता की माप है। तो किसी एक क्षेत्र में सभी इकोसिस्टम के जीवों की संख्या ज्ञात करते हैं तो उसे हम गामा जैव विविधता कहते हैं। इसे हम उस एक शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम अल्फा विविधता तथा बीटा विविधता के मापन का जब हम योग करते हैं तो हमें गामा विविधता मिलता है। अल्फा बीटा को जब हम एक साथ करते हैं तो उसे हम गामा विविधता कहते हैं। प्रजातीय एकरूपता, ये एग्जाम में से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। यह एक क्षेत्र की संपन्नता का निर्माण करने वाली विभिन्न प्रजातियों की सापेक्षिक प्रचुरता की माप है। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, इसमें यहाँ मानव है, तो मानव की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तथा कोई जीव अन्य जीव जिसकी जनसंख्या कम है, तो इस ऐसे परितंत्र को ही हम प्रजातीय एकरूपता कहते हैं। अब हम इंडिया में देखें कि कहाँ जैव विविधता सबसे अधिक होता है, तो ये इंडिया का मैप है, ये वाला हिमालय क्षेत्र है। तो इंडिया में प्रजातीय विविधता देखें तो पश्चिमी घाट प्रजातीय विविधता के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा पूर्वी हिमालय जो प्रजातीय विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पहला पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी हिमालय। कभी एग्जाम में दोनों कंपेयर करके पूछता है कि कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो पश्चिमी घाट को लीजिएगा, लेकिन कहाँ कहाँ है इंडिया में ऐसे करके पूछे तो ए और बी टिक कीजिएगा, दोनों यहाँ प्रजातीय विविधता अधिक होती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम होती है। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। इन्हीं को हॉटस्पॉट कहा जाता है जहाँ प्रजातीय विविधता अधिक मात्रा में होती है। फिर कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं। तो जैव विविधता दिवस हम 22 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाए जाते हैं। अभी यूएनओ द्वारा जैव विविधता दशक मनाया जा रहा था, जिसमें 2011 से 2020 तक का समय लिया गया था। यूएनओ जैव विविधता दशक मनाया जा रहा था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल इन वन क्लासेस, तथा अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कीजिएगा। तथा इस लेक्चर का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम ID में जाके फॉलो करके ले सकते हैं। धन्यवाद।